हे दोस्तों, सपोज करो 3 लड़के हैं। जो पहला लड़का है वो पॉलिटिकल पार्टी ए को सपोर्ट करता है, जो दूसरा लड़का है वो पॉलिटिकल पार्टी बी को सपोर्ट करता है, और जो तीसरा लड़का है वो पॉलिटिकल पार्टी सी को सपोर्ट करता है। ना तीनों दोस्त है, लेकिन जो पहला लड़का है जो पॉलिटिकल पार्टी ए को सपोर्ट करता है वो एक दिन अपने दोस्तों को समझाने लग जाता है, बी और सी वालों को, कि क्यों उसकी जो पॉलिटिकल पार्टी है जिसे वो सपोर्ट करता है वो सही है। वो उनके सामने फैक्ट्स और नंबर्स और डेटा लेके आता है और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करता है कि क्यों उन्हें बी और सी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, ए को ही करना चाहिए। लेकिन उसके बहुत ट्राई करने के बाद भी बी और सी वाले नहीं मानते, क्योंकि कहीं ना कहीं बी और सी वाले भी यही कन्विंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं फैक्ट्स और नंबर्स से, कि कैसे बाकी दोनों जो लोग हैं ना वो लोग गलत है और वही सही है, और वो जिसे सपोर्ट कर रहा है वही सही है। आई एम श्योर आपके साथ भी ऐसा कुछ कभी ना कभी हुआ होगा। आप 100% कन्विंस्ड होंगे किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कि मैं जो बोल रहा हूँ एकदम सही है। आप अपने फैक्ट्स, नंबर्स, हर एक चीज़ लॉजिकली बता रहे होंगे सामने वाले को, बट सामने वाला इंसान मानने के लिए तैयार ही नहीं होगा, जो चीज़ आपको बहुत फ्रस्ट्रेट करती होगी, राइट? वेल, ये चीज़ मेरे साथ तो बहुत बार हुई है। नाउ ऑथर बोलती हैं कि यूजुअली लोग हैं ना किसी चीज़ के बारे में कैसा सोचते हैं। अगर आपको ये चीज़ को बदलना है तो पहले आपको ये चीज़ बदलना पड़ेगा कि वो इंसान उस चीज़ के बारे में कैसा फील करता है। बिकॉज जब तक एक इंसान की फीलिंग्स चेंज नहीं होगी तब तक उसकी सोच चेंज नहीं होगी, चाहे आप कितने भी फैक्ट्स एंड नंबर से बात करो। और इसका एक बहुत ही ग्रेट एग्जाम्पल है सिविल राइट्स मूवमेंट, जो 1960s में आया था। आपको पता ही होगा, पहले अमेरिका में ब्लैक लोगों के खिलाफ काफ़ी सारी चीज़ें करी जाती थी, बुरी चीज़ें। बट फिर एक नॉवल आई, किल अ मॉकिंगबर्ड। ये नॉवल ने अमेरिकन्स का व्यू ही चेंज कर दिया। बिकॉज इस बुक के थ्रू जो अमेरिकन्स थे, वाइट अमेरिकन्स, उन्होंने एक 6 साल की बच्ची की आंखों से ये देखना स्टार्ट किया कि कितना ब्लैक्स के अगेंस्ट रेसिज्म चालू है। और आप बोल सकते हो ये एक नॉवल, उसके अंदर की स्टोरी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया सिविल राइट्स मूवमेंट में, जिसका इफेक्ट आज भी लोगों के अंदर है। और अगेन, ये बुक में क्या यूज़ करी गई थी? एक 6 साल के बच्चे की आंखों से देखी हुई स्टोरी, जिसकी वजह से वाइट अमेरिकन्स एक अलग तरीके से फील करने लग गए ब्लैक अमेरिकन्स की प्रॉब्लम्स को। और जब उनकी फीलिंग चेंज हुई तभी उनकी थिंकिंग चेंज होना चालू हुई, और आज कंपैरेटिवली बहुत कम रेसिज्म है अमेरिका में। अब ऐसा होता क्यों है? वेल, ऑथर बोलती हैं ऐसा होता है बिकॉज वी थिंक इन स्टोरीज। यूजुअली स्टोरीज क्या करती है? डल फैक्ट्स और नॉलेज को एक स्पेसिफिक सिनेरियो में दिखाती है कि मैं उस दिन वहां गया था तो मैं इससे मिला, जिसकी वजह से मुझे ये लेसन सीखने मिला। तो ये चीज़ काफ़ी रिलेटेबल हो जाती है और ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाती है, जो हमारी फीलिंग्स को कई बार चेंज कर देता है। साइकोलॉजिस्ट डैनियल गिलबर्ट बोलते हैं कि फीलिंग्स जस्ट डोंट मैटर, फीलिंग इज व्हाट मैटरिंग मीन्स। इमोशंस इज नॉट अ बैड थिंग, इट इज द सिस्टम विथ विच वी टेक डिसीजंस। और ये चीज़ कोई नई बात नहीं है। बाबा आदम के ज़माने से आप बोल सकते हो हम लोग ना स्टोरीज़ के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, और इस चीज़ ने सर्वाइविंग करने में भी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। इसीलिए कई सारे साइंटिस्ट ये भी बोलते हैं जो अपोजिंग थंब है, उससे भी ज़्यादा जिस चीज़ ने एवोल्यूशनरी हमें आगे बढ़ने में हेल्प किया है, सर्वाइव करने में हेल्प किया है, वो है स्टोरीज़। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो एक केवमैन है जो अपने एक बच्चे के साथ जंगल में घूम रहा है। उसके बच्चे को भूख लग जाती है, वो सामने पेड़ पे देखता है, वहाँ पे एक लाल कलर का बहुत ही ब्यूटीफुल दिखने वाला फल होता है। वो बच्चा उसकी तरफ उंगली दिखाता है, तो बाप जो बहुत प्यार करता है अपने बच्चे से, वो पेड़ पे चढ़ता है और उस फल को लाके बच्चे को दे देता है। लेकिन जैसे ही वो बच्चा उस फल को खाता है उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो कुछ दिन बाद मर जाता है। अब ये चीज़ जो हुई है उसके साथ, वो अपने आसपास के लोगों को बताना चालू करता है, और उसके जो आसपास के लोग होते हैं वो भी और बहुत सारे लोगों को बताना चालू करते हैं ये स्टोरीज। तो इससे क्या होता है कि वही सेम गलती दूसरे लोग करने से बच जाते हैं और कई सारी जानें बच जाती है। इन शॉर्ट, स्टोरीज दूसरों को सर्वाइव करने में हेल्प करती है, और इसीलिए हम लोग हर चीज़ स्टोरीज में सोचते हैं। और ये चीज़ की वजह से आप बोल सकते हो ऐसी कई सारी स्टोरीज सुनते सुनते, जो कई बार शायद गलत भी होगी, बट स्टिल हम लोग सुन के उसके ऊपर एक्ट करते हैं ताकि हम सर्वाइव कर सके। एंड टिल नाउ वी आर डूइंग ग्रेट। इनफैक्ट हमारे ब्रेन में ना जब स्टोरी हम सुनते हैं तो एक न्यूरोकेमिकल, आपको पता ही होगा, डोपामिन रिलीज होता है, जो हमारा अटेंशन और फोकस बढ़ा देता है। इसकी वजह से आप देखना कई बार है ना, जो 10 मिनट के बोरिंग वीडियोस होते हैं जो सिर्फ फैक्ट्स और नंबर्स के होते हैं, वो देखने इतना मजा नहीं आता है, लेकिन 3 घंटे की मूवीज हम बैठे बैठे देख लेते हैं। अब देखो, एक और चीज़ है, ऐसा भी नहीं कि आप कैसी भी स्टोरीज बोलोगे और उसका इम्पैक्ट पड़ जाएगा लोगों पर। नहीं, आपको स्टोरीज अच्छे से बोलने आना चाहिए। और आज मैं आपको वायर्ड फॉर स्टोरीज इस बुक के हेल्प से ही 6 लेसन्स बताने वाला हूँ जो आपको अच्छी स्टोरीज बोलने में हेल्प करेगा। इन शॉर्ट, जो आपको लोगों की फीलिंग्स बदलने में हेल्प करेगा, उन्हें इन्फ्लुएंस करने में हेल्प करेगा, इवन उनकी रिस्पेक्ट और कम्युनिकेशन बढ़ाने में हेल्प करेगा। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छी स्टोरीज बोलने के लिए सबसे पहली चीज़ इसके ऊपर आपको फोकस करना है, वो है फोकस। आपको पता है हमारा ब्रेन 1 सेकंड में कितनी इन्फॉर्मेशन से डील कर सकता है? वेल, इसका जवाब है 11 मिलियन बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन एवरी सेकंड। लेकिन आपको पता है इनमें से हमारा जो कॉन्शियस ब्रेन है सिर्फ 5 से 7 मिलियन नहीं, सिर्फ 5 से 7 बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन को ही सही से प्रोसेस कर पाता है एट अ टाइम। इसीलिए अगर आपको कोई भी अच्छी स्टोरी बोलना है तो उसमें आपका फोकस कम से कम चीज़ों पे होना चाहिए। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई मूवी देख रहे हो
और आपको उसका प्लॉट ही नहीं समझ में आ रहा है। मूवी बनाने वाले ने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ डाल दी है, कभी कुछ हो रहा है तो कभी कुछ हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका फोकस डिवाइड हो जाता है और आपको मूवी देखने से जरा भी मजा नहीं आती है। इसलिए ऑथर बोलती है कि अगर आपको अच्छी स्टोरीज बोलना है तो फोकस करो। और फोकस किस पे करना है? वेल, 3 चीजें जिस पे आप फोकस कर सकते हो। उसमें से पहली चीज है द प्रोटैगनिस्ट इशू। जो भी कैरेक्टर आपने अपनी स्टोरी में इंट्रोड्यूस किया है, उसका इशू या फिर उसका डिजायर क्या है, उसकी प्रॉब्लम क्या है। क्या उसे एक अमीर आदमी बनना है, क्या उसे किसी से शादी करना है, उसके प्रॉब्लम्स क्या है, उसके डिजायर क्या है, इस पे फोकस होना चाहिए स्टोरी पे। सेकंड चीज जिस पे आपको फोकस करना है वो है थीम। आपने देखा होगा जो अच्छी मूवीज होती है यूजुअली वो एक थीम में चलती है। किसी मूवी का थीम होता है फियर, जहां पे जो मूवी मेकर होता है वो सिर्फ आपको डराने की कोशिश कर रहा होता है पूरे टाइम। कई मूवीज होती है जिनका थीम होता है लव, कुछ मूवीज होती है जिनका थीम होता है रिवेंज। और जब तक वो उस थीम के अकॉर्डिंग ही मूवी चल रही होती है मैक्सिमम टाइम, तब तक ही मजा आता है। अगर आप इमेजिन करो एक मूवी है जिसके अंदर कभी भी आपको डर लग रहा है, कभी लव, कभी रिवेंज, कुछ भी हो रहा है, तो ये चीज़ कई बार आपको अच्छे से बांध नहीं पाएगी। अगर आपने कोई ऐसी मूवी देखी है जिसके थीम से आपको प्रॉब्लम हुई थी, मज़ा नहीं आया था, तो उसका कमेंट करके ज़रूर बताना वो कौन सी मूवी थी। और थर्ड आता है प्लॉट। प्लॉट का बेसिकली अगर आप मीनिंग देखोगे तो वही है कि प्लॉट इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन विच ईच इवेंट अफेक्ट्स द नेक्स्ट वन। जैसे कि एक आदमी है जिसने किसी का मर्डर कर दिया है, तो प्लॉट के हिसाब से अब उसे पुलिस से बचना होगा या फिर उसे छुपाना पड़ेगा उसकी जो गलती हुई थी। इसी तरीके से जब इन 3-4 चीज़ों पे ही फोकस होता है अच्छे से, तब एक अच्छी मूवी बन पाती है और एक अच्छी स्टोरी बन पाती है। ये हुआ पहला चीज़। सेकंड चीज़ जिस पे आपको अच्छी स्टोरी बोलने के लिए फोकस करना है वो है इमोशंस। न्यूरोसाइंटिस्ट एंटोनियो डिमांजियो का एक पेशेंट था जिसे ब्रेन ट्यूमर था, जिसकी वजह से वो किसी भी तरह के इमोशंस को फील करने के केपेबल नहीं था। लेकिन उसका जो रैशनल माइंड था ना, वो एकदम बिल्कुल सही काम कर रहा था। इनफैक्ट उसने IQ टेस्ट भी किए थे जिसके अंदर उसको बहुत हाई स्कोर मिला था। वो स्मार्ट था, इंटेलेक्चुअल था, बट पता है एक प्रॉब्लम हो रही थी उससे। इतना स्मार्ट होने की वजह से वो कोई एक्शन ही नहीं ले पा रहा था। छोटे छोटे डिसीजंस लेने के लिए भी वो सोच में पड़ जाता था कि उसे करना क्या है। और ये चीज़ थोड़ी बहुत आपके साथ कभी ना कभी हुई होगी। आप नोटिस करना, अगर आपको कोई डिसीजन लेना है और अगर आप सिर्फ अपना लॉजिकल ब्रेन लगा के सिर्फ रीजनिंग दे रहे हो कि मुझे ये इसलिए करना चाहिए या फिर ये मुझे इसलिए नहीं करना चाहिए, तो अगर आप ऐसे सोचते रहोगे ना लॉजिकली, तो आप परेशान हो जाओगे, आप डिसीजन पे आ ही नहीं पाओगे। जबकि जब आप इमोशनल होते हो तब आप फॉरन डिसीजन ले लेते हो और उसके बाद सोचते हो कि क्या होगा क्या नहीं, है ना। इमोशंस हमें डिसीजन लेने में हेल्प करता है। देखो, नो हेट्स टू फाइनेंस यूट्यूबर्स, कई सारे फाइनेंस यूट्यूबर्स मेरे दोस्त हैं, लेकिन मुझे पता है कि आजकल है ना फाइनेंस से रिलेटेड भी ना बहुत ज़्यादा हर चीज़ में लॉजिक घुसाई जा रही है कि ये खरीदो तो ऐसा खरीदो, ये मत करो तो वैसा मत करो, और ऐसे कई सारे कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर दिए जा रहे हैं जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा और कन्फ्यूज़ हो जा रहे हैं। बिकॉज बात तो ये है कि हम जब कुछ भी खरीदते हैं, कोई भी चीज़ क्यों ना हो, हम इमोशन के बेसिस पे आके ही खरीदते हैं। इसलिए हमें इमोशंस की पावर को समझना ज़रूरी है। इमोशंस कोई विलन नहीं है, बल्कि हमें उसे अपना दोस्त बना के उससे काम करवाना चाहिए। इसीलिए अगर आपको एक अच्छी स्टोरी भी बोलना है तो आप उसके अंदर इमोशंस इंडल्ज करो। जितना आपकी स्टोरी लोगों को हंसा सकती है, रुला सकती है, उन्हें सैड फील करा सकती है, उनमें डर पैदा कर सकती है या इमोशंस को ट्रिगर करती है, उतना ज़्यादा चांसेस है कि लोग आपकी स्टोरी सुनेंगे या उसे शेयर करेंगे। थर्ड चीज़ जिस पे आपको फोकस करना है वो है क्लियर गोल। अच्छा, इमेजिन करो आप एक फुटबॉल मैच देखने गए हो, ठीक है। तो फुटबॉल मैच में जितने भी सारे प्लेयर्स हैं वो लोग सिर्फ फुटबॉल खेल रहे हैं। एक जन बॉल यहाँ पास कर रहा है, एक जन वहाँ पास कर रहा है, लेकिन कोई भी गोल नहीं मार रहा। क्यों? क्योंकि गोल लगाया ही नहीं गया है। अच्छा, आप बताओ ऐसा मैच देखने में आपको कितना इंटरेस्ट आएगा, कितनी देर तक आप मैच देख लोगे? वेल, आप बहुत जल्दी बोर हो जाओगे। सिमिलरली जैसे फुटबॉल का गेम या कोई भी गेम होता है उसमें क्लियर गोल्स होते हैं कि प्लेयर्स को क्या करना है, वैसे ही आपकी भी स्टोरी में क्लियर गोल होना चाहिए कि प्रोटैगनिस्ट को, एंटैगनिस्ट को क्या चाहिए, और वो जो भी चीज़ कर रहा है वो उसके गोल के अकॉर्डिंग ही रहेंगे, उसी लाइन पे चलते रहेंगे, तो स्टोरी ज़्यादा कंपेलिंग बनती है। आप इमेजिन करो ना, अगर आप एक मूवी देखने गए हो जिसके अंदर में भी स्टोरी के फर्स्ट हाफ में हीरो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है क्योंकि विलन ने उसकी माँ को मार दिया है, बट फिर स्टोरी के बीच में ही क्या होता है कि वो अपनी माँ को भूल के सीधा पैसे के बारे में सोचने लग जाता है, या फिर पैसे के बारे में छोड़ के वो कुछ और करने लग जाता है, और कहीं कहीं कुछ भी कर रहा है वो। तो ऐसी स्टोरी आपको कितनी पसंद आएगी? इसलिए इस पॉइंट पे भी फोकस करो। नेक्स्ट आता है पैटर्न। आपके कभी ऐसा हुआ है कि आप आसमान में बादल देख रहे हो और आपको बादल में कुछ ना कुछ चीज़ें दिख रही है, कभी कोई कार दिख रही है, कभी कोई बॉल दिख रहा है, कभी कोई फेस दिख रहा है, या फिर कई बार दिखना लोग सितारों को भी देखते हैं और उसमें पैटर्न्स बनाते हैं। क्यों? बिकॉज हमारे ब्रेन को रैंडमनेस पसंद नहीं है। हमारे ब्रेन की खासियत ये है कि वो हमेशा पैटर्न ढूंढता रहता है। इसीलिए अगर आपकी भी स्टोरी में कुछ पैटर्न होगा तो वो उस चीज़ को काफ़ी इंटरेस्ट दिलाएगा। जैसे कि बाहर की एक बहुत फेमस मूवी है द रिंग, जो पर्सनली मुझे भी काफ़ी अच्छी लगी थी, हॉरर मूवी। उसमें क्या होता है कि जब भी कोई इंसान एक वीडियो टेप देखता है, वो जो बहुत वियर्ड सा वीडियो टेप होता है, उसके देखने के 1 हफ्ते बाद ही वो मर जाता है। और फिर वही चीज़ हीरोइन के साथ भी होती है। तो जब भी ऐसे कुछ पैटर्न वाली स्टोरीज भी दिखती है तो वो हमें काफ़ी इंटरेस्ट देती है। और फैक्ट ये है कि अगर अच्छी स्टोरी बोलना है
तो आपको कई बार वो पैटर्न्स को तोड़ने भी आना चाहिए। जैसे हीरो को बचाने के लिए आपको वो पैटर्न को तोड़ना पड़ेगा। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। समझो आपके सामने एक बुल खड़ा हुआ है जो आपकी तरफ देख रहा है, नाक से सांस ले रहा है और अपने हाथ से ज़मीन खोद रहा है। तो आपके दिमाग में क्या आएगा? आपके दिमाग में आएगा कि आप फौरन वहाँ से भागना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने ऐसा कई बार देखा है ये पैटर्न कि जब भी एक बुल जो होता है वो नीचे मुंडी करता है, ज़मीन खोदता है, तो वो भाग के फिर आके कई बार लोगों को मारता है। तो ये पैटर्न आपको कई बार उस बुल की मार से बचा सकता है। इसलिए आप भी अपनी स्टोरीज में पैटर्न डालो। और प्रो टिप यही है कि पैटर्न को आपको कभी कभी ब्रेक भी करना होगा। नेक्स्ट चीज़ जिसके ऊपर आपको फोकस करना है वो है प्रैक्टिस एंड इंट्यूशंस। अगर मैं आपसे पूछूं एकोमोडेट, एक्नॉलेजमेंट, एक्वायर, इनकी स्पेलिंग लिखो, तो आप लिखने जाओगे। और मैं फिर आपसे पूछूं क्या आप 100% श्योर हो कि आपने जो स्पेलिंग लिखा है वो सही है? तो शायद पहले टाइम में आप कॉन्फिडेंट रहोगे, लेकिन जैसे ही आप उसको रीड करना स्टार्ट करोगे वैसे ही आपके अंदर डाउट आना स्टार्ट हो जाएगा, क्या मैंने सच में वो स्पेलिंग सही लिखी है? एक सिंपल वाला रहता है, जैसे एंटरप्रेन्योर। आप एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग लिखो, एक बार उसे एकदम गौर से देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, आपको ना शायद डाउट आने लग जाएगा क्या मैंने जो स्पेलिंग लिखी है वो सही लिखी है कि नहीं लिखी है। कई बार जितना हम उस चीज़ को याद करने जाएंगे उतना हम लोग वो चीज़ भूलता जाता है। बिकॉज साइंस का मानना है कि हमारा जो ब्रेन है ना वो बेस्ट काम करता है इंट्यूशंस को फॉलो करके। और जब कई बार हम लोग ओवर थिंक करते हैं तो कई बार हम चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड करके और कन्फ्यूजन में घुस जाते हैं। और ऐसे रिसर्च भी सामने ही है कि जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो हमारा परफॉर्मेंस उस चीज़ से रिलेटेड डिक्रीज हो जाता है। सेम चीज़ जाती है राइटिंग और स्टोरी टेलिंग के लिए भी। हाँ, स्टार्टिंग में आपको स्टोरी टेलिंग की स्किल को सीखना चाहिए, जितना हो सकता है उतना सीखो, लेकिन फिर उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। एक बार जैसे आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे, बहुत सारी स्टोरीज बोलने लग जाओगे, तो वो आपके इंट्यूशंस बन जाएंगे। और इंट्यूशंस पे जब आप स्टोरी बोलोगे तो वही चीज़ एंड में आपको बेस्ट रिजल्ट्स देगी। इसलिए टिप्स एंड ट्रिक्स सीखना, बुक्स की बातें सीखना, ये सब चीज़ तो है ही इंपॉर्टेंट, बट उससे ज़्यादा जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप उसकी प्रैक्टिस करते रहो। इतनी प्रैक्टिस कि वो आपके इंट्यूशंस बन जाए। अभी रिसेंटली मैं एक इवेंट में गया था जहाँ मेरी मुलाकात इरफान पठान से हुई थी। उन्होंने भी ये चीज़ सेम बोली थी कि अगर आप एक ऑफ स्पिनर बॉलर को नींद से भी उठाओगे और उसको ऑफ स्पिन करने बोलोगे तो वो बिना सोचे उस चीज़ को कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसने इतनी बार प्रैक्टिस करी है कि वो उसका इंट्यूशन बन गया है और वो अच्छी बॉल ही डालेगा। ऐसे ही आपको भी किसी भी 1-2 चीज़ को पकड़ो और उसमें इतना घुस जाओ, इतनी उसकी प्रैक्टिस कर लो कि वो आपका इंट्यूशन बन जाए। और लास्ट पॉइंट जो है, लेट रीडर्स इमेजिन। मैं अपने वीडियोस में कई बार ये चीज़ करता हूँ कि मैं आप लोगों को इमेजिन करवाता हूँ कई सारे सिनेरियोज। हाँ, मैं उसके एनिमेशंस भी बनवाता हूँ, बट अगर एनिमेशन नहीं भी बनवाना है तो भी अगर मैं आपके इमेजिनेशंस को ट्रिगर करूँगा, मैं अगर बोलूँगा कि कल ना मैंने एक सेब खाया था जो बहुत ही ब्राइट रेड कलर का था, उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा स्वीट था, उसको जब मैं खा रहा था तो बहुत क्रंची जैसी आवाज़ आ रही थी। तो जब ऐसे स्टोरी टेलिंग में करूँगा तो वो चीज़ें आपके दिमाग में ज़्यादा अच्छे से बैठेगी और वो स्टोरी आपको सुनने में मज़ा भी आएगी, क्योंकि वो आपको इमेजिन करने पर मजबूर कर रही है। देखो, हमारा जो दिमाग है ना वो इमेजिनेशन पे ही कई बार काम करता है। अगर मैं आपको बोलूँ एक डॉग है जिसके मुंह में एक हड्डी है, तो आपके दिमाग में फ़ौरन एक डॉग की इमेज बन जाएगी जिसके मुंह में हड्डी है। क्यों? बिकॉज अगेन हमारा जो ब्रेन है ना वो इमेजेस में सोचता है। तो अगर आप एक ऐसी स्टोरीज बोलते हो जो लोगों की इमेजिनेशन को ट्रिगर करता है तो वो स्टोरीज भी काफ़ी अच्छी होती है। 7वीं टिप मैं चाहूँगा कि आप मुझे कमेंट करके बताओ अच्छी स्टोरी बोलने के लिए आपको क्या लगता है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए मैं फटाफट रिवाइज कर देता हूँ। स्टोरीज बहुत ही एवोल्यूशनरी है जिसने हमें सर्वाइव करने में हेल्प करी है। इसलिए अगर आपको किसी की फीलिंग्स बदलना है या फिर उनके ओपिनियंस बदलना है तो आप स्टोरी में कम्युनिकेट करो। अगर आपको कम्युनिकेशन में अच्छा होना है, रिस्पेक्ट अचीव करनी है, लवेबल इंसान बनना है तो अगेन स्टोरी में कम्युनिकेट करो। और स्टोरीज अच्छी बोलने के लिए आपको ये 6 चीज़ें पर फोकस करना है। पहली चीज़ ऑब्वियसली फोकस, कि स्टोरी का कोई एक मेन फोकस होना चाहिए, ऐसे नहीं कुछ भी हो रहा है। सेकंड, वो इमोशंस को ट्रिगर करना चाहिए, उसमें क्लियर गोल्स होने चाहिए। स्टोरी में एक पैटर्न होना चाहिए अगर आप लंबी स्टोरी लिख रहे हो तो। फिर आपको प्रैक्टिस और इंट्यूशंस को फॉलो करना चाहिए। और लास्ट, आपको इमेजिनेशन के पावर को भी यूज़ करना चाहिए। बस यही कुछ बातें थी जो लीसा क्रॉन ने अपनी बुक वायर्ड फॉर स्टोरीज में बताई है। अगर आपको स्टोरी टेलिंग सीखनी है तो ये बुक आप पढ़ सकते हो, इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो अगर आपको ऐसी बुक्स की नॉलेज सीखता रहना है तो पूरे वर्ल्ड्स इंडियाज़ नंबर 1 बुक समरी चैनल को आप ज़रूर फॉलो करो। मेरा मिशन ये है कि मैं इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा रीडर्स पैदा कर सकूं, और वो मैं अकेले ऑब्वियसली नहीं कर सकता हूँ, आपकी मदद मुझे लगेगी। इसलिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ ज़रूर शेयर करो। जहाँ एक तरफ लोग सिर्फ फालतू चीज़ें ज़्यादा शेयर करते हैं जो कि एकदम भी बुरा नहीं है, बट वहीं दूसरी तरफ आप कुछ अच्छी चीज़ें भी ज़रूर शेयर करो ताकि लोगों में रीडिंग की हैबिट बने, बुक्स से रिलेटेड प्यार बढ़े। बिकॉज मुझे लगता है पर्सनली बुक्स ने मेरी ज़िंदगी भी चेंज की है। अगर आप लोगों के अंदर भी बुक्स से सीखने की हैबिट आती है तो ये आपकी लाइफ भी चेंज कर सकता है। ठीक है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। मिलते हैं नेक्स्ट बुक समरी में ऑन इंडियाज़ नंबर 1 बुक समरी चैनल। थैंक यू सो मच।